everyone, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. लॉ क्लैट नेक्सस फाउंडेशन 2026 बैच में आप सभी का बहुत स्वागत है। लीगल रीजनिंग की आज की है हमारी वेरी फर्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बच्चा पार्टी, इस वाले सेशन में जो आपका ये फाउंडेशन बैच है, यहां पर हम आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फाउंडेशन और बेस क्रिएट करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने हैं, जिसके अराउंड आपसे क्लैट, एलिट या ओलिट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे डे टू डे लाइफ में, अगर आप नॉर्मल लेमन टर्म में कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब समझते हो, तो व्हाट हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल कोई भी दो कंपनीज होती हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, कोई बिजनेस अग्रीमेंट बनाती हैं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। साथ के साथ अगर आप लोग बात करो, तो जब आप कोई चीज को, प्रॉपर्टी को बेचते हो, खरीदते हो, तब भी एक कागज बनाते हो, एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई बेची है। तो यहां पर जो आपके सेल वाले होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के ही कैटेगरी में जाते हैं। अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं यहां पर। तो वेरियस अलग अलग मेथड्स हैं जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट यूज होंगे। हाइपोथिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वेरियस टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग करेंगे इन द स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली। लेकिन अगर हम लोग मेजरली डिवाइड करें कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो तीन क्लासिफिकेशन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स की बनती है। Classification of contracts based on validity, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं भी है। तो इसके तहत अगर आप देखो तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको। क्या क्या है वो तीन कैटेगरीज? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स सबसे पहले, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंप्लीटली वैलिड होते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटली वैलिड होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो एसेंशियल्स अपने साथ लेके आते हैं, जो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बने होते हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ बने होते हैं, जिनमें कोई झोल नहीं होता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। मतलब कि लॉ एनफोर्स कर सकता है। अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में कोई झोल करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिएबल होते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आपकी होती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कैंसिलेबल। वॉइड मतलब ही होता है कैंसिल, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। मतलब ये बन गए हैं, लेकिन अगर सपोजिटली लगता है एक पार्टी को, विक्टिम पार्टी को, अग्रीव पार्टी को, कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। थर्ड कैटेगरी, इन सबके जो डिटेल्स हैं वो लोग हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका वॉइड अग्रीमेंट्स। इनको कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये बनते के साथ ही मोस्टली वॉइड होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पर ही नहीं पहुंचे होते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स, क्योंकि ये बनते के साथ ही कैंसल्ड होते हैं। अगर सपोज आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने उसको ट्रेड करने से रोक लिया, शादी करने से रोक लिया, जी हाँ, शादी करने से रोकने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। तो मम्मी पापा को आप ये बात बोल सकते हो कि मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। एनीवे, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन द वैलिडिटी। इसका डिटेल हम लोग अभी सेशन में करेंगे। है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। अगर आज आप मार्केट में किसी के साथ भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बनाना चाहते हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका रिटन भी हो सकता है, दैट इज द एक्सप्रेस फॉर्म,
या वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। अगर आज मार्केट में आपने देखा है कि काफी सारे लोग आए दिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, सपोज फ्रूट सेलर है, शू सेलर है, बुक सेलर है, जितने भी लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर पार्टी बैठ के साइन बना रही है, प्रॉपरली पक्का कागज बनवा रही है, पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनवा रही है। अगर आप पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनवा के बिजनेस में एंटर करते हैं तो वो आपका रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। लेकिन हाउएवर अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इंसान के बिहेवियर से दिखते हैं। मार्केट में सपोज अगर आज एक शू सेलर किसी को, एक होलसेलर जो है वो किसी शॉप मर्चेंट को अपने जूते बेचना चाहता है, तो यहां पर वो क्या कहेगा कि ठीक है यार, मैं आपको सर्टेन डेट पर इतने इतने क्वांटिटी ऑफ शूज दूंगा इतने इतने प्राइस पर। यहां से इस वाले इंसान ने बोला दूसरे बिजनेसमैन ने कि ठीक है यार, मेरी तरफ से ओके है, एक काम करते हैं, ये पकड़ ले 5 लाख एडवांस, इस डेट पर तू मुझे दे दियो। तो ये सारा जितना भी इंप्लाइड फॉर्म में हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, रिटन फॉर्म में नहीं हुआ, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अब इस केस में एनफोर्स कैसे करेंगे कोर्ट में? अगर आज कोई पार्टी रिटन कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है तो आप डैमेजेस उनसे ले सकते हो, कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। अगर ये इंप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था तो आपको कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने भी पार्टीज के एविडेंसेस होते हैं, जैसे चेक देना या जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी, जितने भी टेक्स्ट या ईमेल पे जो बातें हुई थी, ये सब चीजें एक्चुअली सर्व करती हैं एज एन एविडेंस कि इंप्लाइड फॉर्म में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज के बीच में। तो अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका वो अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब है जहां पर सिर्फ दो पार्टीज ने किसी चीज के बीच में अग्री किया। अग्रीमेंट, एज द वर्ड सजेस्ट, अग्री, when two people agree on the same thing, तो ये बन जाता है आपका अग्रीमेंट। लेकिन not all agreements are contract। क्योंकि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं है? नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी हमने पढ़ा, वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब आप उसको जाके कोर्ट में लेके जा सकते हैं। जिस पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है उसको आप कोर्ट में सू कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। लेकिन अग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। अग्रीमेंट का मतलब है, अगर आज सोशल अग्रीमेंट की बात करें, मैंने आपसे वादा किया कि ठीक है शाम को मैं आपके घर पर डिनर करने आऊंगी और आपने मेरे लिए अच्छी महंगी वाइन ऑर्डर करके रखी है, आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल लाके मेरे लिए बहुत ही टेस्टी क्विजीन और डिशेस बनाए, और उसके बाद मैं नहीं आती हूं, तो आप मुझे कोर्ट में सू नहीं कर सकते कि मानसी तुमने मेरे साथ एक अग्रीमेंट किया था और तुमने अग्रीमेंट ब्रेक किया है। जी हां, मैंने अग्रीमेंट ब्रेक किया है, लेकिन वो अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करोगे तो उस केस में कॉम्पेंसेशन होता है, बहुत सारे अदर रेमेडीज अवेलेबल होते हैं। तो क्योंकि वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये जरूरी है समझना। तो इस केस में अग्रीमेंट के, जब ये अग्रीमेंट क्रिएट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तो पार्टीज के बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं। राइट्स और ऑब्लिगेशन मतलब कि अब ड्यूटी है कि उसको जूते सप्लाई करने हैं, राइट का मतलब है उसका कि मैंने 5 लाख दिए हैं तो मेरा राइट बनता है कि ये मुझे जूते सप्लाई करे। तो दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इस केस में एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दोनों में से किसी पार्टी ने यहां पर अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल अगर नहीं किया, यहां पर अगर जो जिसको जूते सप्लाई करने थे बना के, उसने एडवांस 5 लाख ले लिया लेकिन शू सप्लाई नहीं करे, तो वहां पर दूसरी वाली पार्टी जिसने 5 लाख एडवांस दिए थे वो कोर्ट में एनफोर्स कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द डैमेजेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहां पर डिफॉल्टर जो था उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है। तो दिस इज द वेरी बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो जिस भी अग्रीमेंट को, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है कि जिस भी अग्रीमेंट को हम एनफोर्स कर सके एट लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है दैट कैन बी टेकन टू कोर्ट। एनफोर्सिएबल का सिंपल सा मतलब है जिसको कोर्ट एंटरटेन करेगा, जिस डॉक्यूमेंट को, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में यहां पर जो बनता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सेक्शन 2H में इसकी डेफिनेशन है, दैट इज अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो भी हमने करा, डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। डिफरेंस ये कहता है कि जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है एक पर्सन, जैसे मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपके घर पर डिनर करने आऊंगी विद रिक्विजिट कंसिडरेशन, इट इज एन अग्रीमेंट।
लेकिन जहां एनफोर्सिएबल बाय लॉ की बात आती है, जिसको लॉ एंटरटेन करेगा, कोर्ट एंटरटेन करेगा, वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस होती है। आपने मुझे ऑफर दिया कि एक काम करो यार, तुम मुझसे मेरी कार परचेस करोगे, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं तेरी कार परचेस कर लूंगी, बस ये बात मैंने आपसे 2 साल पहले की थी। उसके बाद ना आप आगे बढ़े ना मैं आगे बढ़ी। तो ये नहीं है कि 2 साल बाद जाके आप मुझे कोर्ट में सू करोगे कि मानसी ने अग्रीमेंट ब्रेक किया है, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी गाड़ी खरीदेगी। तो ये जो अग्रीमेंट है ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबिलिटी, यहां पर अग्रीमेंट तो है ही है लेकिन एनफोर्सिएबिलिटी भी है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और लॉ भी इसको एनफोर्स करता है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाता है? जी हां, वो बन जाते हैं आपके एसेंशियल्स। कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। पहले एक बार हम इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं। Now these are the essentials of a valid contract. पहला ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ जिसको हमने कहा अग्रीमेंट। नेक्स्ट होता है फ्री कंसेंट। इनके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, अभी मैं सिर्फ पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करूंगी। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आपने अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, अपनी मर्जी से हाँ की हो। पार्टीज कंपीटेंट होनी बहुत जरूरी है, मतलब अबव 18 और अबव होनी चाहिए और साउंड माइंड की होनी चाहिए और डीबार्ड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन भी होना चाहिए। क्या कंसीडरेशन होता है दैट इज, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले सेशंस में डिटेल में। इसके अलावा लीगल ऑब्जेक्ट होता है। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो पर्पस था वो जेन्युइन था, वो इमोरल या अनलॉफुल पर्पस नहीं था। 2 पार्टीज होना जरूरी है, इंटेंशन भी होना जरूरी है पार्टीज की कि हाँ हम एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो दोनों पार्टीज फुलफिल करते होने चाहिए। सपोज सम फीस हैज टू बी पेड, सम डॉक्यूमेंट हैज टू बी अटैच्ड। सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर ए बोलता है, 2 बिजनेसमैन है ए और बी, ए बोलता है कि इस एक्स डेट पर आप मुझे 500 लीटर्स ऑफ ऑयल सप्लाई करोगे एट द कॉस्ट ऑफ 100 पर लीटर और ये रहा एडवांस, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? यहां पर मीनिंग सारे क्लियर है? अब आप सोचेंगे हाँ मैम मीनिंग तो सारे क्लियर लग रहे हैं, डेट भी समझ में आ रही है, ऑयल का भी समझ में आ रहा है, पर लीटर का कॉस्ट भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या चीज लेकिन फिर भी यहां अनसर्टेन है? द टाइप ऑफ ऑयल। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, किस तरह का, या सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कौन सा वाला ऑयल? ऑयल तो क्लियर, आर्गन ऑयल, बहुत सारे ऑयल है, कोकोनट ऑयल, कौन सा ऑयल वो तो स्पेसिफाई नहीं किया। तो मीनिंग बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। नंबर लास्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब इनको क्लियरली वॉइड डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाएंगे सारे वैलिड एसेंशियल्स को लेके तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट और वो कोर्ट एनफोर्स करता है। दैट इज वाई हम ये बोलते हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कब ऐसा होता है? जब उनको ये सब क्राइटेरिया उनके अंदर होता है। तो एज इसको अगर हम लोग देखें, अभी जो हमने पढ़े हैं सारे यहां पर लिखे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल अग्रीमेंट, कैपेसिटी इज द कंपेटेंसी ओनली। ये सारा हम लोग अभी आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक सभी चीजों को। फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, writing and registration, certainty, possibility of performance and not expressly declared void। तो ये सारी चीजें एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो ये चीजें अग्रीमेंट में मिसिंग होंगी। तो एक बार डिफरेंस पे दोबारा आ जाते हैं। यहां पर क्या बोला कि ये राइटिंग में नहीं होगा, हो सकता है ये राइटिंग में हो ही ना, बिल्कुल, लेकिन ये जनरली रिटन और रजिस्टर्ड होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं होता, यहाँ पार्टी की कोई ड्यूटी नहीं बनती फॉलो करने की, यहां बन जाती है क्योंकि आपने एक साइन किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है। एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ बिल्कुल हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है। जी हाँ, हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जरूर होता है क्योंकि अग्रीमेंट दैट इज ऑफर एक्सेप्टेंस वो हर कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप होता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, कंपेटेंसी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो एसेंशियल्स अभी हमने पढ़े हैं, लेकिन बेसिक क्या चाहिए? अग्रीमेंट, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G वॉइड अग्रीमेंट, एक्चुअली अगर देखें तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 is your valid contracts. Number 2 is your voidable contracts. And number 3 is your void agreements. Void का मतलब है कैंसल, मतलब ये बनते के साथ ही कैंसिल थे, ये शुरू से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। इनको कॉन्ट्रैक्ट बोलते भी नहीं है इसलिए इनको अग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये बनते के साथ ही कोई वैल्यू के नहीं थे, जीरो वैल्यू के थे। लोगों ने अपने मन की शांति के लिए बना लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोर्ट नहीं घसीट सकते ऑपोजिट पार्टी को कि जी इसने ये फुलफिल नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे डैमेजेस प्रोवाइड कीजिए। तो ये कैंसिल होते हैं। इनके ऊपर एक फेमस मैगजीन भी है जो कहती है वॉइड एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है कैंसिल फ्रॉम द बिगिनिंग, बनते के साथ ही कैंसिल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइड अग्रीमेंट्स के डिटेल में। 7 to 8 अग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड अग्रीमेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो वॉइडेबल की कैटेगरी में जाएंगे, इनको भी हम लोग डिटेल में करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैंने कहा एक और डिटेल सेशन होगा जहां पर हम ये पढ़ेंगे सारे एसेंशियल्स को डिटेल में। जो भी आपके 8 एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें ये सारे एसेंशियल्स उनको समझना इंपॉर्टेंट है, तभी क्लियर होगा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वॉइड अग्रीमेंट्स टुडे। वॉइड अग्रीमेंट्स में सबसे पहले डेफिनेशन कहती है कि वॉइड अग्रीमेंट वो होता है जिसको कोर्ट कभी एनफोर्स नहीं करेगा। ये अग्रीमेंट कभी भी किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अराइज नहीं करते हैं, पार्टीज के पास कोई लीगल राइट्स नहीं है कि कोर्ट में जाके सू कर सके, एंड दे आर कैंसिल फ्रॉम द बिगिनिंग। इसमें सबसे पहला आता है रिस्ट्रेंट इन मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट इन मैरिज। रिस्ट्रेंट का मतलब है स्टॉपिंग समवन फ्रॉम doing something or putting a blockage। तो जो भी अग्रीमेंट किसी को रोकेंगे शादी करने से, जो भी अग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकेगा वो बनते के साथ ही कैंसिल है। आप यहां पर किसी भी एडल्ट को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से नहीं लिखवा सकते, किसी माइनर से भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवा सकते जिसमें आप उसको शादी करने से मना कर रहे हो। जैसे अगर पेरेंट्स ने बेटी से बोला कि एक काम कर बेटा, तू यूएस पढ़ने जा रही है और हमें लग रहा है कि वहां जाके तू किसी से शादी ना कर ले, तेरे को कोई प्यार ना मिल जाए, तो तू जाने से पहले ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा कि जब तक मम्मा पापा मैं यूएस से वापसी नहीं आऊंगी तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, या मैं कोई भी फिरंगी बॉयफ्रेंड नहीं पटाऊंगी, या शायद बॉयफ्रेंड पटाऊंगी तो मैं फिरंगी लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट उससे पेरेंट्स ने साइन करा लिया। अब वो यूएस गई, वहां उसको अपना जीवन साथी मिल गया, कोई फिरंगी मुंडा मिल गया, उसने उससे शादी कर ली। तो अब पेरेंट्स कह रहे हैं जी हम तेरे को सू करेंगे क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमारे साथ। ये बन गया आपका वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि आपने अपनी बेटी को शादी करने से मना करने का कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको या किसी भी पर्सन को, 2 लवर्स हैं और एक लवर ने बोला कि मैं तुझसे वादा, तू मुझसे वादा कर कि तू लाइफ में कभी भी किसी से शादी नहीं करेगा, उसने साइन कर दिया, ये भी आपका वॉइड अग्रीमेंट में जाएगा, क्योंकि ये शादी करने से रोक रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो शादी करने से रोके, जिसके क्लॉजेस हों कि शादी करने से रोकेंगे, वो आपके वॉइड अग्रीमेंट्स में जाएंगे। So A agrees that if B pays him 50,000, he will not marry. Such an agreement is a void agreement from the beginning. Now we will understand the agreements in restraint of trade. तो कोई भी agreement अगर आप किसी के साथ बनाते हैं जहां पर आप उस इंसान को किसी भी टाइप का ट्रेड, प्रोफेशन, किसी भी टाइप का बिजनेस, किसी भी टाइप की जॉब, तो ये सभी सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो ये सब चीजें अगर आप किसी को भी अपनी बेसिकली रोटी कपड़ा मकान कमाने से मना करते हो, आप किसी को रोजी रोटी कमाने से मना करते हो, आप किसी को कुछ भी काम करने से मना करते हो, जैसे रईस में बोलता है ना कि काम से बड़ा कोई धंधा नहीं होता, या ऐसे करके कुछ डायलॉग था शाहरुख खान का, काम से धंधे से बड़ा कोई ईमान नहीं होता, इस तरह से कुछ। तो अगर आप किसी को काम करने से मना करने का अग्रीमेंट बनाओगे
तो वो अग्रीमेंट बनते के साथ ही वॉइड अग्रीमेंट की कैटेगरी में जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों ने मिलके एक काम करा कि एक अग्रीमेंट बनाया। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वो एक काफी फेमस मार्केट में एक रेस्टोरेंट था, वो काफी अच्छा बिजनेस कर रहा था, वो बर्गर सेल आउट करता था। तो उसके आसपास एक और कैफे खुल गया, उसका बिजनेस इतना ज्यादा चला कि जिसका पहले शॉप खुला हुआ था, बर्गर का जॉइंट जो खुला हुआ था, उसका बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा। तो इस बंदे ने क्या किया, जो नया वाला शॉप था उसके ओनर से एक अग्रीमेंट किया कि यार एक अग्रीमेंट करते हैं जहां पर मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा और तू मुझे वादा कर कि तू इस एरिया से अपना कैफे बंद करके कहीं और शिफ्ट कर देगा। दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट बना लिया, उसने 2 करोड़ भी ले लिए और अग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि हाँ मैं अपनी शॉप बंद कर दूंगा। दूसरे वाले न्यू ओनर ने कहा कि ठीक है मैं अपना कैफे बंद कर दूंगा, इट्स फाइन, साइन करा, 2 करोड़ लिए। और उसके बावजूद भी अपना कैफे बंद नहीं किया। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट पार्टी ने बोला कि तू 2 करोड़ भी गप कर गया और तूने अपना कैफे बंद नहीं किया, तो ला मुझे अब कॉम्पेंसेशन दे इसी बात पर। तो जब ये कोर्ट गया तो कोर्ट ने क्या बोला, ये है भाई साहब आपका वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि आप यहां पर किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो, किसी को कोई प्रोफेशन करने से रोक रहे हो, किसी को कुछ काम करने से रोक रहे हो। तो वो अग्रीमेंट बनते के साथ ही आपके वॉइड अग्रीमेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। आप बना लो, अपने मन की तसल्ली के लिए बनाने का मन है, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाओगे तो इनको एनफोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें, इस तरह के अग्रीमेंट्स में कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल होती हैं। What are those exceptions? Few exceptions are there. नंबर 1, जब कभी भी यहां पर सेल ऑफ गुडविल के सिनेरियोज आते हैं तो वहां पर सेल ऑफ गुडविल के केसेस में आप ये बैन लगा सकते हो ट्रेड का। सेल ऑफ गुडविल क्या होती है, जब इंसान अपनी पूरी तरह से गुडविल सेल आउट करता है। फ्रेंचाइजी सेल करने की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा एक अपनी गुडविल जो बनाई होती है बहुत लंबे टाइम से, वो सेल आउट करता है, उस पूरे बिजनेस को सेल आउट करता है। तो वहां पर ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि आपके घर के पास कोई फेमस, नॉट घर के पास, आई वुड से पैन इंडिया में सपोज कोई एक्स कंपनी है जो मिठाइयां भी बेचती है, नमकीन भी बेचती है, खाना भी बेचती है, छोले भटूरे भी बेचती है। आई एम श्योर आप किसके बारे में सोच रहे होंगे। तो सपोज कि ऐसी कोई शॉप है, हल्दीराम है या कोई एक्स शॉप है, उन्होंने दिमाग में ये सोचा कि यार अपना सारा बिजनेस सेल आउट करके चलो पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं, अब अपना सारी मिठाइयों की दुकान, सब कुछ बिजनेस किसी के हवाले कर देते हैं। तो उनका एक किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ उनको कोई अच्छा बायर मिलता है, तो उन्होंने मिलकर एक अग्रीमेंट बनाया कि यार चलो ठीक है, मैं आपको सारा बिजनेस अपना सेल आउट कर रहा हूं, बदले में आप मुझे 100 करोड़ रुपीस दोगे। दोनों का अग्रीमेंट बन गया। उस अग्रीमेंट में जो बायर पार्टी है वो एक क्लॉज डलवाएगी। वो क्लॉज जरूर डलवाती है ऐसे गुडविल के केसेस में। वो क्लॉज होता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। वो कहेगा कि ठीक है, आज अगर आप मुझसे 100 करोड़ में अपना बिजनेस मुझे दे रहे हो सारा का सारा, तो आपको ये वादा करना होगा कि आप पर्टिकुलर, वहां पर टेरिटोरियल लिमिट सेट हो जाती हैं। कभी कभी टेरिटोरियल लिमिट्स भी नहीं होती, तो मतलब पैन इंडिया वर्क करेगा। वो लोग क्या करते हैं, अक्सर उसमें टेरिटोरियल लिमिट सेट कर देते हैं कि चलो पूरे इंडिया में अब आप अपना हल्दीराम का चेन या अपना हल्दीराम का स्टोर नहीं खोल सकते हो। तो यहां पर अब इस केस में जिसने गुडविल बेची है, जिसने हल्दीराम का अपना पूरा सब कुछ सेल आउट करा है बिजनेस, वो ये कहेगा कि ठीक है, आई प्रॉमिस यू, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पार्टी सू कर सकती है ऑपोजिट पार्टी, और कोर्ट में ले जाके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिएबल होगा। इसके पीछे एक लॉजिक पॉइंट भी है कि यार कल को तो वो 100 करोड़ में आपको आपका बिजनेस खरीद रहा है और हल्दीराम आपने सारा उसको बेच दिया और आपने वादा कर लिया कि पूरे इंडिया में मैं हल्दीराम कहीं पर भी नहीं खोलूंगा। लेकिन आपने क्या किया, राजस्थान में या किसी एरिया में या उसके बिल्कुल कैफे के पास या उसके बिल्कुल रेस्टोरेंट के पास ही आपने भी अपना हल्दीराम दोबारा से खोल लिया। अब जो कंज्यूमर है मार्केट में, वो जागरूक ग्राहक है, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चल जाएगा, जब आपकी कचौड़ी में ज्यादा स्वाद आएगा, आपकी प्याज की कचौड़ी में ज्यादा जायका आएगा, तो वो समझ जाएगा धीरे धीरे कि यही वो वाला शॉप है जहां पे सबसे पुराने वाले ओनर बैठते हैं। इन्हीं के शॉप में आप जाओगे तभी आपको स्वादिष्ट मिठाइयां, नमकीन और सब चीजें मिलेंगी। तो आई एम श्योर मुंह में पानी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस केस में उस बेचारे के साथ तो बुरा हो गया ना, 100 करोड़ भी दिए उसने अपने बिजनेस में, और उसके बाद भी अब जितना भी नया कंज्यूमर है सब इस वाली शॉप पे जा रहे हैं, तो उस इंसान के साथ तो गलत हो रहा है।
तो इस केसेस में जब भी सेल ऑफ गुडविल आता है, तो कोई भी ओनर जब अपनी पूरी गुडविल सेल करता है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेल आउट करता है, तो उस इंसान पे ये रिस्ट्रेंट आ जाता है कि वो सेम पर्टिकुलर बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब वो हल्दीराम की जगह सपोज अगर शूज बेचना शुरू कर देता, तो उस बिजनेस के लिए उसको कोई मनाही नहीं थी। यहां पर जिस ओनर का हल्दीराम था, अगर वो चाहता कि चलो यार मैं एक काम करता हूँ, शू स्टोर खोल लेता हूं, तो वहां पर वो बिजनेस वो कर सकता था। तो sale of goodwill is an exception to this point. Second one, an outgoing partner can enter into such a restraint of trade with the partnership firm. तो जब कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म होती है और कोई पार्टनर किसी वजह से उस फर्म से एग्जिट ले रहा होता है, फर्म को छोड़ के जा रहा होता है, तो उन पे बार आ जाता है कि वो सिमिलर बिजनेस को बाहर जाकर किसी और के साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इसके पीछे भी रैशनल और लॉजिक यही है कि वो जाके ट्रेड सीक्रेट्स रिवील कर देंगे, सिमिलर बिजनेस करेंगे। तो सपोज पार्टनरशिप फर्म है KFC को लेके, तो उनको पता है कि वो चिकन में कैसा टेस्ट आएगा, किस तरह से चीजों में वो एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट कौन सा रहता है जिसमें एग्जैक्ट वही वाला टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो इस केसेस में यहां पर वो अगर पार्टनर निकलता है तो जाके वो ट्रेड सीक्रेट्स को स्पिल कर सकता है। तो यहां पर भी रिस्ट्रेंट जो होता है वो वैलिड रिस्ट्रेंट होता है। The third one is contract between the partners not to carry out the competing business during the continuance of partnership is also a valid contract. मतलब अगर सपोज दो तीन लोग हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म में हैं और वो किसी पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लोग सब मिलके, तीन पार्टनर्स हैं A, B और C, वो लोग मिलके एक क्लोथिंग ब्रांड साथ में चलाते हैं। तो इस केस में तीनों के अपने कुछ प्राइवेट काम भी हो सकते हैं। तो बी ने लेके क्या किया, उसने भी एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर लिया और जनरली ये वाला और ये जो कंबाइन है वो आपस में कंपीटेंस हो गए हैं, वो राइवल्स हो गए हैं मार्केट में। मतलब ये भी जीन्स बेच रहे हैं, ये भी जीन्स बेच रहे हैं। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर्स पर ये लाइबिलिटी होती है कि वो सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते अपनी पर्सनल लाइफ में। एक और एग्जाम्पल होता है जो अक्सर ये होता है एम्प्लॉइज के साथ, कंपनी में जो जॉब्स करते हैं एम्प्लॉइज के साथ होता है इन द केसेस ऑफ जॉब्स। तो इन पर भी यहां पर एम्प्लॉइज पर बार लगता है क्या, कि जब तक आप हमारे लिए काम कर रहे हो, जैसे यहां पर एग्जाम्पल है कि जो एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, उन्होंने एम्प्लॉय किया है बी को, अपने असिस्टेंट को 3 साल के लिए, और यहां पर उन्होंने ये बोला है, उससे अग्रीमेंट साइन कराया है कि बी उस दौरान अग्रीज नॉट टू प्रैक्टिस मेडिसिन एनीवेयर एल्स। मतलब कि जब तक वो उसका कंपाउंडर बना है डॉक्टर ए का, तो जब तक वो डॉक्टर ए के यहाँ जॉब कर रहा है, वो किसी और डॉक्टर के यहाँ सेम कंपाउंडर की जॉब नहीं कर सकता। वो हो सकता है जाके किसी ढाबे पे काम करना है तो वो वाला काम वो कर सकता है, उसको कोई और साथ में इलेक्ट्रिशियन का जॉब करना है तो वो कर सकता है, लेकिन सिमिलर प्रोफेशन में एंटर नहीं होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपसे जॉब्स में कराए जाते हैं। दैट्स ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके वॉइड अग्रीमेंट्स की, अभी तक हमने 2 कैटेगरीज कर ली हैं। नंबर 1 इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, नंबर 2 इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तीसरा रिस्ट्रेंट भी होता है, रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो जो भी अग्रीमेंट आप बनाते हैं पार्टीज के साथ, जहां पर आप सामने वाले से अग्रीमेंट करते हैं कि चलो फ्यूचर में अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई भी भसड़ होती है, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो ना तू कोर्ट जाएगा ना मैं कोर्ट जाऊंगा। हम दोनों में से कोई भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट या लीगल एक्शन नहीं लेगा। अगर हम ऐसे अग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो वो भी अगेन आपका वॉइड अग्रीमेंट है। मतलब ये लॉ कहता है, न्याय कहता है, इंसाफ कहता है कि आप कभी भी किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट बनाओगे तो वो नल एंड वॉइड में आएगा। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और आई वुड से वो वैलिड एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 इज आर्बिट्रेशन and number 2 is mediation। और ये दोनों ही में रहता है बोथ इट इज बोथ प्राइवेट एंड कोर्ट अप्रूव्ड। तो होता क्या है यहां पर एक्सेप्शन में
कि ये तो समझ में आ गया कि आप किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट बना ही नहीं सकते जिसमें आप उसको मना करोगे कोर्ट केस फाइल करने के लिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन आता है। फर्स्ट एक्सेप्शन है इसका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी रिजोल्यूशन मेथड। ये आर्बिट्रेशन का मेथड ना अक्सर 90% आई वुड से जितने भी कंपनीज हैं वो अपनाती हैं। उनको पता होता है कि सपोज अगर आज एक कंपनी है जो इंडिया की है और एक कंपनी है जो लंदन की है, दोनों ने आपस में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया। यहाँ पर बोला गया कि इंपोर्ट में हम आपको शूज भिजवाएंगे या आई वुड से हम आपको जीन्स भिजवाएंगे, कुछ कपड़े भिजवाएंगे, जो लेटेस्ट अपैरल्स हैं वो भिजवाएंगे। बदले में उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कुछ पेमेंट फ्रूट्स में कर देंगे, लाइक उनका हो सकता है फ्रूट का बिजनेस हो, उन्होंने कहा कुछ पेमेंट हम आपको फ्रूट्स में कर देंगे और कुछ पेमेंट हम आपको कैश कर देंगे। किसी वजह से दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और कोर्ट जाने की नौबत आ जाती है। XYZ फैक्टर मान लेते हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो अब कोर्ट जाने की जब नौबत आएगी तो ऑब्वियसली कोर्ट का प्रोसीजर बहुत ज्यादा टेक्निकल है, टायरिंग है, कम्बरसम है, टाइम लग सकता है सॉल्व होते होते। अब ये जो दोनों पार्टीज हैं, इतने में तो इन दोनों का बैठ के जो माल था सारा वो सड़ गया, जो फ्रूट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज पेरिशेबल नेचर के थे, और जो भी अपैरल्स थे वो सब ऐसे स्टॉक में चले गए क्योंकि उस केस में जो लेटेस्ट ट्रेंड था वो तब तक खत्म हो गया जब तक कोर्ट का डिसीजन आया। तो इन सब चीजों को, इन सब हैसल्स को अवॉइड करने के लिए आर्बिट्रेशन का एक अग्रीमेंट होता है जो पार्टीज पहले से ही क्रिएट कर लेती हैं। तो ये आर्बिट्रेशन का जो एक अग्रीमेंट बनता है, ये बनता है जिसमें कि बोथ ऑफ द पार्टीज अग्री टू इट। What they will do, they will appoint a third party और इट कुड बी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। काफी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आर्बिट्रेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका यही काम है लोगों के पछड़ों को सुलझाना। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज मिलके क्या करती हैं, एक थर्ड पार्टी को आर्बिट्रेटर अपना चुनती है, डिसाइड करती है अच्छा तू ओके हमको लगता है ये न्यूट्रल है, तो वो उसको अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है। और अग्रीमेंट के नीचे ये लिखते हैं स्पेसिफिकली, ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है वो फाइनल भी होगा और बाइंडिंग भी होगा अपॉन द पार्टीज। मतलब कल को ऐसा ना हो कि पार्टीज बोलें कि चल यार तू कौन सा जज है, तू तो आर्बिट्रेटर ही है, आर्बिट्रेटर है, जा मैं तेरी बात नहीं मानता, जा मैं तेरा डिसीजन नहीं मानता। तो आर्बिट्रेशन के अग्रीमेंट में ये क्लॉज मेंशन होता है कि इस आर्बिट्रेटर का डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पर। तो यहां पर जो मैटर्स हैं वो एक्सपीडिशियसली काफी फास्ट मैनर में सॉल्व हो सकते हैं थ्रू दिस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो ये जो आर्बिट्रेशन होता है ये कोर्ट के मैटर्स में भी होता है, काफी बार ऐसा होता है कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं वो आर्बिट्रेशन के सेक्शन में रेफर कर दिए जाते हैं, तो वो कोर्ट अप्रूव आर्बिट्रेशन होता है। सिमिलरली इसी फैशन में है एक आपका मीडिएशन। मीडिएशन में भी पार्टीज को अपॉइंट किया जाता है, जहां पे 3 पार्टीज को अपॉइंट कर सकते हैं, तीनों पार्टीज मिलकर डिसीजन लेती हैं। उन तीनों मीडिएटर्स को वो दोनों पार्टी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, सपोज 2 कंपनीज, वो अपनी मर्जी से चुनती हैं मीडिएटर्स को, और वहां पर मीडिएटर्स का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। सेम मीडिएशन आपकी कोर्ट में भी होती है, जहां पर कोर्ट को कभी कभी लगता है कि ये मैटर को मीडिएशन में बेटर सुलझाया जा सकता है, तो कोर्ट्स के अंदर ही मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, वहां पर मैटर्स को रेफर कर दिया जाता है। तो इस केसेस में अगर पार्टीज ने सपोज पहले से ही ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें उन्होंने क्लॉज डाला है कि अपने बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे मीडिएशन में और XYZ हमारा मैटर सॉल्व करेगा। या हम कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन हम जाएंगे इस आर्बिट्रेटर के पास जो हमारा मैटर सुलझाएगा। तो ये वाले आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं, तब भी वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज अग्रीमेंट्स हुज मीनिंग्स आर अनसर्टेन। ये वॉइड होते हैं आपके अनसर्टेन, unclear, I would say ambiguous या even vague। मतलब जिन भी अग्रीमेंट्स के जो क्लॉजेज हैं वो क्लियर ना हो, वो बड़े अनक्लियर हो, वो कंफ्यूजिंग हो, तो ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं वो बनते के साथ ही वॉइड माने जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ऑयल का, कि सपोज कि 2 पार्टीज ने मिलके ये डिसाइड करा कि मैं आपको 12 नवंबर 2025 को 100 लीटर, उसने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे यहां पर कि सपोज 12 नवंबर 2024 को
मैं आपको 100 लीटर्स ऑफ ऑयल सप्लाई करूंगा, ऑयल सप्लायर पार्टी ने कहा, प्रॉमिस किया, 100 लीटर्स ऑफ ऑयल सप्लाई करूंगा एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज पर लीटर। टोटल क्वांटिटी हो गई, ऑयल हो गया, डेट हो गया, और एडवांस लिया था 10,000। तो सारी चीजें यहां पे सेट है, और जो रिसीवर पार्टी थी उसने भी हर चीज को लेके ओके कर दिया और साथ के साथ एडवांस भी पे कर दिया। तो आपको देखने में लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल वैलिड है मैम, इसमें तो कोई गलती नहीं है, सब चीजें सेट है, कोई चीज ऐसी है जो अनक्लियर है। डेट सेट है, ऑयल सेट है, ऑयल का प्राइस सेट है, एडवांस सेट है, टोटल सेट है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, बट क्या चीज अनसेट है, क्या चीज एम्बिग्यूअस है? ये है आंसर, ऑयल। कौन सा ऑयल? मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, सांडे का तेल, ऑलिव ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कौन सा ऑयल? पता ही नहीं है यार ऑयल कौन सा है। आर्गन ऑयल ऑन दैट नोट, तो कौन सा ऑयल है वो स्पेसिफाई नहीं है। सपोज कि दो लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे पर्टिकुलर डेट पे फ्रूट सप्लाई करूंगा 10 किलो। वो बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि 10 किलो आएंगे एवोकाडो, लेकिन यार आ गए 10 किलो आम या 10 किलो आई वुड से केले। तो उस केसेस में वो जो प्राइस है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। क्वांटिटी बंदा कुछ और सोच के बैठा था, मिल कुछ और गई। तो जो भी अग्रीमेंट्स आपके अनसर्टेन क्लॉजेस कैरी करते हैं वो बनते के साथ ही आपके वॉइड अग्रीमेंट्स में जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वेजरिंग अग्रीमेंट्स। वेजरिंग में आ जाते हैं आपके सारे बेटिंग अग्रीमेंट्स। बेटिंग मतलब जैसे क्रिकेट पे सट्टा वगैरह होता है या शर्त लगाते हैं जो भी हम लोग, तो ये शर्त वाले सारे अग्रीमेंट्स आपके वॉइड में जाते हैं, बनते के साथ ही है, ये कैंसिल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, कि वो होगा या नहीं होगा। दो लोगों ने शर्त लगाई, अगर इंडिया जीती तो 1000 तेरे, पाकिस्तान जीती तो 1000 मेरे। तो इस केस में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर जब लोग बेटिंग करते हैं, जहां पर सिर्फ विनिंग और लूजिंग ही उनका क्राइटेरिया होता है, मतलब गेम से उनको कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ मेजर क्राइटेरिया है कि मैं आज जीता तो मैं 1000 रुपए जीत जाऊंगा, मैं हारा तो मेरे 1000 रुपए जेब से जाएंगे। तो सिर्फ विनिंग लूजिंग ही पार्टीज का वो मैटर होता है, कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं पार्टीज के। तो इस केसेस में ये आपके वॉइड अग्रीमेंट्स में जाते हैं। तो सपोजिटली अगर आज आप सट्टा खेल रहे हो, आपने बुकी से बात करी है कि ठीक है अगर आज इंडिया जीती तो 5 लाख मेरे, और आपने उसको 1 लाख पहले ही दे दिए थे खेलते टाइम, और आप जीत भी गए और उसने आपके 5 लाख नहीं दिए, तो आप उसे कोर्ट में सू नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट्स के कैटेगरी में जाएगा। एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग आर एज फॉलोज। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, बिल्कुल पैसा या पैसे पे लड़ते हैं लोग। कंडीशन क्या होती है? हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कि या तो वो इवेंट होगा या तो इंडिया जीतेगी या हार जाएगी। शर्त लगाई हमने कि शाम को अगर बारिश हुई तो 1 करोड़ तेरे, नहीं हुई तो तू मुझे 1 करोड़ देगा। तो ये चीज हैपनिंग नॉन हैपनिंग है। इवेंट जो है वो अनसर्टेन होने के पूरे पूरे चांस हैं यहाँ पर, पूरे क्या 100%। वो इवेंट अनसर्टेन होता है, पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इट विल बी एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट एज वेल। नाइदर पार्टी कैन हैव अ कंट्रोल ओवर इट, दोनों पार्टीज में से किसी का कंट्रोल इस पर नहीं होता। यहां पर एक कॉमन इंटेंशन होती है दोनों पार्टीज की कि वो बेट करना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट पार्टी का नहीं होता, सिर्फ विनिंग द बेट और लूजिंग द बेट इज द ओनली कंटेंशन। तो ये सब वॉइड अग्रीमेंट्स में जाएंगे। द नेक्स्ट इज अग्रीमेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो जो भी अग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, पब्लिक पॉलिसी का मतलब है आई वुड से कि सोसाइटी के आचरण के हिसाब से, कि सोसाइटी में एक रहने का तरीका होता है। तो अगर आप ऐसा कोई अग्रीमेंट बनाते हो जो सोसाइटी के हिसाब से, मतलब आई वुड से कि ऐसी चीज जिसमें सोसाइटी वुड लुक डाउन अपॉन। अब सोसाइटी को तो खैर बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन हमारा कोर्ट ये बोलता है कि जो चीज बिल्कुल ही ऐसा हो कि अनएक्सेप्टेबल हो इन सोसाइटी में, तो उस टाइप के जो आप अगर अग्रीमेंट्स किसी के साथ बनाते हैं तो वो आपके वॉइड अग्रीमेंट्स में जाएंगे। यहां पर इट विल कॉज द ब्रीच ऑफ द लॉ, ऑब्वियसली लॉ के अगेंस्ट भी होंगे। इट विल हार्म द सिटीजन सेंटिमेंट्स,
इट विल कॉज इंजरी टू द स्टेट। अगर ऐसे अग्रीमेंट्स आप बनाते हो तो उनको इनवैलिड और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका सिंपल एग्जाम्पल सपोज ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक आदमी है, ही इज अ मैरिड पर्सन, और उसने एक कॉन्क्यूबाइन भी रखी हुई है, एक लड़की जिसके साथ उसका अफेयर चलता है। तो यहां पर उसने उस लड़की के साथ जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं हर महीने के 1 लाख रुपीस तुम्हें दिया करूंगा, बदले में तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाओगी, और ऐसा उसने उसके साथ अग्रीमेंट बनाया। और साथ साथ मैं तुम्हें मेंटेन करता रहूंगा, मतलब जो भी तुम्हारे खर्चे हैं सब मैं उठाऊंगा, ऐसा उसने एक अग्रीमेंट बनाया। उसने 5 महीने तो लड़की को पैसे दिए, लेकिन 6th या 7th मंथ उसने लड़की को पैसे नहीं दिए। लड़की ने उसको जाके कोर्ट में सू कर दिया। यहां पर अब कोर्ट ये बोलेगा कि ये जो आपने अग्रीमेंट बनाया था ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, तो यहां पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप उस आदमी से पैसे नहीं ऐड सकते। तो ये अग्रीमेंट है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। तो इस टाइप के आप अग्रीमेंट्स बनाएंगे तो वो आपके वॉइड एब इनिशियो में जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग विद द एनिमी कंट्रीज, बिल्कुल अगर आप कोई एनिमी कंट्रीज के साथ बनाते हैं तो वो भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। जिन कंट्रीज के साथ अगर सपोज हमारी कंट्री वॉर पर है या एनिमिटी रिलेशनशिप्स हैं तो वहां पर भी आपके अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिसेस, अगर आप इस तरह से कुछ भी करप्ट चीजों को लेके अग्रीमेंट बनाते हैं कि ठीक है आपने किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी गवर्नमेंट पर्सन से जिससे आपको काम निकलवाना था, अपनी पेंशन वगैरह निकलवानी थी, आपने अग्रीमेंट बना लिया कि ठीक है आप मेरा काम करोगे, बदले में मैं आपको 50,000 रिश्वत दूंगा, तो ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाएंगे। प्रोस्टिट्यूशन या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट, मतलब कि अगर आप प्रोसिक्यूशन को अपने फेवर में करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैटर आपके फेवर में चला जाए, जो प्रोसिक्यूटर है आपके अगेंस्ट में ना लड़े, तो वहां पर आप करप्शन करना चाहते हो, तो ये सब भी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी में होगा। नेक्स्ट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको हम अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, और सॉरी अनलॉफुल अग्रीमेंट्स आई वुड से, जिसमें सिंपली यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ। जो भी लॉ बुक्स में लिखा है अगर आप उसके अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएगा। स्मगलिंग वाले अग्रीमेंट्स बनाना, परचेजिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लेना विदाउट द लाइसेंस, आप किसी के साथ स्मगलिंग के लिए जो धंधा कर रहे हैं स्मगलिंग का, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि ठीक है यार मैं तेरे को 200 किलो कोकेन भेजूंगा, तू मुझे 2 करोड़ भेजेगा। आपने 200 किलो कोकेन तो भिजवा दिया लेकिन आपको 2 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो आप ले जाके कोर्ट नहीं जाओगे। और ऐसे में इलीगल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कराने के लिए तो खैर खुद ही कोई कोर्ट नहीं जाता, उनको पता होता है इलीगल काम करा है हमने। तो ये वाले अग्रीमेंट आपके शुरू से ही वॉइड होते हैं। यहाँ पर मनी पेड अंडर सच कैन नॉट बी रिकवर्ड। यस, जैसा मैंने कहा आपके पैसे भी रिकवर नहीं होंगे। अगर आपने 200 करोड़ एडवांस दे दिया, आप तक कभी भी कोकेन पहुंची नहीं, तो वो पैसे भी आपके पास रिकवर नहीं हो सकते। सेलिंग द फायर आर्म्स और बाइंग द एम्यूनिशंस विदाउट लाइसेंस, सब कुछ आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो मतलब इस केसेस में अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पर आप इस टाइप का इवेंट करने के लिए बोलते हैं जो करना ही अपने आप में इम्पॉसिबल है, मतलब कि वो चीज करना ही अपने आप में नामुमकिन है। सपोज अगर आप किसी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि आप उसको 50 लाख रुपीस देंगे उस पर्सन को, और वो पर्सन राजधानी के आगे लालटेन लेके भागेगा क्योंकि राजधानी की हेडलाइट खराब हो गई है, तो अब ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर सपोजिटली वो भाग भी लेता है तो ये इम्पॉसिबल एक्ट में ही आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो सपोज सिनेरियो भी नहीं बनेगा। तो अगर इसके अलावा कोई और ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए आप बोलते हो, आपने ये बात बोली है कि तू मुझे 2 करोड़ दे दियो, मैं चांद से तारे तोड़ के अपने हाथ में ले आऊंगा, तो उनको नहीं पता कि एक्चुअली वो गैस होते हैं, एक्चुअली वो हीट होते हैं, तो वो ऐसे उठाना पॉसिबल भी नहीं है। तो जितने भी आप इम्पॉसिबल एक्ट के अग्रीमेंट बनाओगे जो करना ही अपने आप में नामुमकिन है, वो अग्रीमेंट्स आपके वॉइड एब इनिशियो में जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि यार तुम मुझे 50,000 देना, मैं यहां से खोद खोद के तेल निकाल के दिखा दूंगी, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो जो भी इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं उन पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना वॉइड रहता है। इम्पॉसिबिलिटी कभी कभी रियल फैक्टर्स की वजह से भी हो जाती है, जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कभी कभी लॉ में चेंजेस आ जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं आपसे आज बैठ के सपोज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आपको मैंने बोला कि मैं आपकी गाड़ी परचेस करूंगी, आपने कहा ठीक है मैम इतने प्राइसेस में आप मेरी गाड़ी ले लेना,
और हमारी सारी बात हो गई है, लेकिन पता चला घर पे आपकी गाड़ी ही जल गई किसी वजह से, या आपकी गाड़ी ही चोरी हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो इस केस में लॉ में चेंज आना, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाना, पर्सनली इंसान इनकैपेसिट हो गया। मैंने किसी आर्किटेक्ट से या किसी आर्टिस्ट से बोला मेरा पोर्ट्रेट बनाने के लिए, और किसी वजह से उस आर्टिस्ट की तबीयत खराब हो गई, तो ये भी इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाती है। सो दैट वर वॉइड अग्रीमेंट्स फॉर यू। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से अग्रीमेंट्स वॉइड की कैटेगरी में जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिटेल में, जो कि आपका फॉल करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में। एक चीज का खास ध्यान रखें, इस लेक्चर के बाद आपको डीपीपी अवेलेबल होगी पीडब्ल्यू की ऐप पर। तो आपके पीडब्ल्यू की ऐप पर आपको जाना है, वहां पर आपने इस बैच का नाम सर्च करना है। जैसे आप नाम सर्च करेंगे आपको लेक्चर वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, साथ के साथ इस लेक्चर पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ डीपीपी। सो डू प्रैक्टिस दैट एंड we'll see you in the next session. Take care everyone. Bye bye all.